हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। और आज ही हमारा क्यूपीटी यानी कि क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करेंगे हम। ठीक है, पिछले 4 लेक्चर में हम लोग पूरे चैप्टर को रिवाइज कर चुके हैं, जहां हम लोगों ने पढ़ा है केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कितने टाइप की होती हैं, उन टाइप्स को भी अलग अलग पढ़ा है, और लास्ट टाइम हमने रेडॉक्स पढ़ा है। तो जितनी तैयारी करनी थी मेन मेन वो सारी हो गई, और काफी क्वेश्चंस को डिस्कस हमने उस समय ही कर लिया, यानी कि पढ़ते समय ही हमने काफी सारे क्वेश्चंस बीच बीच में डिस्कस किए हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर है जो जनरली आप लोग देते हैं, तो इसको भी डिस्कशन करना है कि इसमें क्या क्या हो सकता है। तो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर 4 रिएक्शन लिखी गई है, पूछ रहा है कौन सी डिस्प्लेसमेंट है, ए बी सी डी। मैं फटाफट चारों की चारों लिख देता हूँ। MgCO3, MgO प्लस CO2, बी है 2Na प्लस H2O, तो बनेगा 2NaOH प्लस H2। इसके बाद है H2 प्लस O2 H2O, और लास्ट में है हमारे पास 2 लेड नाइट्रेट, हीट किया है 2PbO प्लस 4Na2 प्लस। क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट। चेक कर लेते हैं। पहली रिएक्शन को ध्यान से देखोगे, रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट एक से ज्यादा है, यानी कि कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन। यहाँ पर एक सब्सटेंस एक से ज्यादा में बट रहा है, यानी कि डिकम्पोजिशन। तीसरी को देखेंगे, दूसरे को नहीं देखेंगे क्योंकि दूसरा ही आंसर है, लेकिन पहले बाकी को देख लेते हैं। 2H2 प्लस O2 दिख रहा है साफ साफ, रिएक्टेंट एक से ज्यादा है, कॉम्बिनेशन, ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, तीसरी रिएक्शन को, चौथी रिएक्शन को भी देखोगे तो लेड नाइट्रेट हीट किया गया है, रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट एक से ज्यादा है, यानी कि ये भी है हमारी डिकम्पोजिशन। तीसरी रिएक्शन को ध्यान से देखो, सोडियम है, वाटर है, ये कौन सी रिएक्शन है। असल में ये एक तरह की सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है ना। और ये पूछा भी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में ही गया है। क्या हुआ इस रिएक्शन में, ध्यान से देखना, मेटल की रिएक्शन वाटर से हुई है। इससे क्या हुआ कि वाटर के अंदर से हाइड्रोजन रिलीज हुआ है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो याद रखना, जो मेटल की एसिड से रिएक्शन होती है, या जो मेटल की वाटर से रिएक्शन होती है, मेटल की एसिड से या मेटल की वाटर से जो रिएक्शन होती है, वो भी एक तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आती है। ये एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जहां वाटर ने इस H2O में से हाइड्रोजन को रिलीज किया है। क्लियर, पूरी तरह से नहीं किया है क्योंकि इसमें NaOH बना है, लेकिन फिर भी ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कैटेगरी में आती है। कूल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कह रहा है कौन कौन से प्रोसेस एक्सोथर्मिक हैं। तो ऑप्शन जरा चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम। क्विकलाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड की, वाटर से रिएक्शन करवा दो। दूसरा कह रहा है डाइल्यूशन ऑफ एसिड, डाइल्यूशन ऑफ एसिड, एसिड का डाइल्यूशन। तीसरा कह रहा है इवोपरेशन, इवोपरेशन ऑफ वाटर, वाटर का इवोपरेशन। और चौथा कह रहा है सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, कौन सा प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। तो देखो बहुत ध्यान से समझना, एक्सोथर्मिक प्रोसेस की अगर बात कही जाए, आपको पता होना चाहिए कैल्शियम ऑक्साइड की जब वाटर से रिएक्शन होती है तो इस रिएक्शन में बहुत हीट रिलीज होती है। चूने को पानी में डालोगे तो वो थोड़ी देर बाद उबलने लगेगा, बाद में जब वो शांत हो जाएगा तो हम उसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, स्लेट लाइम। ठीक है, तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है बिल्कुल। दूसरी रिएक्शन डाइल्यूशन ऑफ एसिड, अगर आप लोगों ने पढ़ा है एसिड और बेस का जो डाइल्यूशन होता है वो भी एक्सोथर्मिक होता है। पानी में, एसिड में पानी को मिलाओगे तो वो वहां से हीट रिलीज करेगा, तो ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। नीचे के दोनों प्रोसेस इवोपरेशन और सब्लिमेशन, ये दोनों हीट एब्जॉर्ब करते हैं ना कि रिलीज करते हैं। ऊपर के दोनों प्रोसेस हीट रिलीज कर रहे हैं, नीचे के दोनों हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और एब्जॉर्ब करने वाले को हम दोनों को क्या बोलते हैं, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये ऊपर की जो दो हैं ये कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो इसका आंसर होना चाहिए ए, जिसमें लिखा है ऑप्शन नंबर 1 और 2। तो ये दोनों एक्सोथर्मिक है। इवोपरेशन या सब्लिमेशन, इनके लिए हीट चाहिए। भाई पानी इवोपरेट कैसे होगा, जब उसको गर्म करोगे तो हीट मतलब रिलीज नहीं कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। सब्लिमेशन में भी होता है कि कोई चीज हीट थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब करती है, उसके बाद सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये ऐसा प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 3, गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल बाय वॉल्यूम।
आपसे जो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है उसका रेशियो पूछ रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है किस टर्म में पूछ रहा है आपसे, वॉल्यूम के टर्म में। ठीक है, तो जब आप इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर पढ़ते हो तो हम उसमें मैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में बताया भी था जो यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। तो क्या होता है, H2 रिलीज होता है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। ठीक है, तो इसमें बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो देखो वाटर के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन ज्यादा है, 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 1 है। तो इन दोनों के बीच जो वॉल्यूम का रेशियो होता है वो 2:1 होता है। मोल का रेशियो भी सेम यही होगा, वॉल्यूम का रेशियो भी यही है, और अगर मोल का रेशियो पूछो तो भी रेशियो यही रहेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2:1। यानी कि अगर प्रोसेस में 1 लीटर ऑक्सीजन बना है तो हाइड्रोजन बनेगा 2 लीटर, अगर ऑक्सीजन 2 लीटर बना है तो ये बनेगा 4 लीटर, यानी कि जस्ट डबल, बस और कुछ नहीं है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 3 आंसर है सी, 2:1। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। हम पहले ही पढ़ के ही इसको समझ लेंगे। 1 2 3 4 4 स्टेटमेंट हैं, देखते हैं कौन सा ट्रू निकलता है, या एक से ज्यादा भी ट्रू हो सकते हैं। एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे, ये तो एक स्टेटमेंट है कि जब सिल्वर क्लोराइड को, सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, AgCl, जब उसको सनलाइट में रखेंगे तो थोड़ी देर बाद वो ग्रे पड़ जाता है, ऐसा क्यों। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर का फॉर्मेशन होता है क्योंकि सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन होता है, ये स्टेटमेंट सही है, ऐसा होता है। दूसरा, सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सब्लिमेशन का कोई रोल नहीं है इसमें, सब्लिमेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये रॉन्ग है। तीसरा, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस का डिकम्पोजिशन, देखो जब यहाँ पर डिकम्पोजिशन होगा सनलाइट की प्रेजेंस में तो यहाँ पे बनेगा सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस, तो यानी कि स्टेटमेंट 3 भी ठीक है। ऑप्शन 4, ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कोई ऐसा लेना देना नहीं है, हालांकि एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ये रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है ना, यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ है, लेकिन इसका कलर से कोई लेना देना नहीं है कि जो ग्रे कलर पड़ रहा है, तो ये भी रॉन्ग है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात की जाए तो MnO2 प्लस 4HCl, ये रिएक्शन हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ी है, जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा है उसमें हमने इस रिएक्शन को पढ़ा है कि MnO2 प्लस 4HCl, आगे है MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज इन द अबव रिएक्शन, इस रिएक्शन में कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हुई है। देखो तो हमने इसके बारे में कल ही पढ़ा है कि मैंगनीज, दोनों में से किसी तरह से भी कर सकते हो, लेकिन मैंगनीज ने रिएक्शन से पहले ऑक्सीजन था, रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन नहीं है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन को बोलते हैं रिडक्शन, इस चीज का रिडक्शन हुआ है। अगर इसका रिडक्शन हुआ है तो इसका क्या हुआ होगा, इसका हुआ होगा ऑक्सीडेशन। और पूछा क्या है क्वेश्चन में, कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हुई है, तो ये ऑक्सीडाइज हुई है, ये रिडक्शन हुआ है, तो यानी कि HCl ऑप्शन नंबर बी में है, तो आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। क्लियर हो गया। और बाकी अगर पूछे किसका रिडक्शन है तो रिडक्शन इसका हुआ है, अगर पूछे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो जिसका रिडक्शन हुआ है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, पढ़ा लास्ट टाइम, और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो कौन सा एजेंट है, वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, बस ऐसे ही काम करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है अ सब्सटेंस एक्स इज यूज इन व्हाइट वॉशिंग, कोई सब्सटेंस है एक्स व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है, एंड इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन इन एब्सेंस ऑफ एयर। कह रहा है लाइमस्टोन क्या होता है, लास्ट टाइम बताया था कि लाइमस्टोन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट किया जाएगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी चीज को बोलते हैं चूना। ठीक है ना, चूना, चूना रंगाई पुताई के लिए जो यूज होता है, तो यही है व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, तो आइडेंटिफाई एक्स, एक्स क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, इतने सारे हिंट दे दिए इसमें, तो व्हाइट वॉशिंग दे दिया तभी समझ में आ जाना चाहिए था कि ये है। फिर बोल रहा है कि लाइमस्टोन को गर्म कर, तो लाइमस्टोन ये होता है गर्म करके कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब जाहिर सी बात है कि रंगाई करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का कोई तो लेना देना कुछ होगा नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड ही वो चीज है चूना जिसको बोलते हैं और रंगाई के काम आती है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, यहाँ पर एंडोथर्मिक पूछ रहा है। डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, आपको पता है एसिड का डाइल्यूशन एक्सोथर्मिक होता है, तो सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, सब्लिमेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, सब्लिमेशन हीट एब्जॉर्ब करके होता है, तो ये बी ही, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यही आंसर है। जरा दो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। कंडेंसेशन ऑफ वाटर, अब कंडेंसेशन में क्या होता है समझो, कंडेंसेशन ऑफ वाटर में क्या हो कि कोई चीज हीट, मतलब फॉलोइंग इन एंडो, हाँ, कंडेंसेशन का मतलब ये होता है कि कोई चीज गैस से लिक्विड में बदल जाती है। तो गैस से लिक्विड में कोई चीज कैसे बदलेगी भाई, गैस से लिक्विड में कोई चीज बदलने के लिए मतलब उसको कहीं ना कहीं उसको हीट की
हीट रिलीज करके ही हो पाएगा। और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, रेस्पिरेशन होती है, आपको पता है कि रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हम कुछ खाते हैं, एनर्जी मिलती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, यही इसका आंसर हो सकता है। तो इवोपोरेशन एक्सोथर्मिक है, कंडेंसेशन हीट कम हो रही है यानी कि हीट सिस्टम को हीट जा रही है, तो ऑप्शन नंबर बी सब्लिमेशन जो है तो वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। सब्लिमेशन, इवोपोरेशन ये सब एंडोथर्मिक ही होते हैं क्योंकि ये बिना हीट के होंगे नहीं, इसमें सिस्टम को किसी चीज को हीट चाहिए और हीट होने के बाद ही उसकी स्टेट चेंज हो पाती है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात हो रही है, देख लेते हैं। इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन aqueous solution ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, चलो लिख लेते हैं, पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है Ki प्लस aqueous solution ऑफ लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला PbNO3 का होल ट्वाइस, कह रहा है अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म, कह रहा है येलो प्रेसिपिटेट लेड आयोडाइड का बनता है, ठीक है। वाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी इफ लेड नाइट्रेट इज नॉट अवेलेबल, कह रहा है कि अगर मान लो पहले इस रिएक्शन को लिख लो, यहाँ पर बनेगा PbI2 प्लस KNO3 और यही है हमारा PPT, ये वाटर सॉल्युबल नहीं है और ये हमारा येलो कलर का होता है, ठीक। कह रहा है कि अगर इस एक्टिविटी को करते समय लेड नाइट्रेट नहीं है तो इसके अलावा और क्या यूज किया जा सकता है इस रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, दूसरा क्या ऑप्शन है। ऑप्शन क्या दिए हैं, ऑप्शन ए में दिया है लेड सल्फेट यानी कि PbSO4, ऑप्शन बी में दिया है लेड एसीटेट यानी कि PbCH3COO Pb, लेड एसीटेट का फॉर्मूला ये होगा। सी दिया है अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट हो गया। डी ऑप्शन में दिया है पोटेशियम सल्फेट K2SO4, ये चार ऑप्शन दिए हैं। कह रहा है कि अगर लेड नाइट्रेट नहीं है तो कौन सी ऐसी चीज लेने जिससे ये रिएक्शन हो जाए। देखो एक बात समझना, जो भी लेना है मेन बात ये है कि वो उसमें लेड होना चाहिए, क्योंकि भाई लेड आयोडाइड बन रहा है तो लेड तो होना ही चाहिए, लेड तो होना ही चाहिए उसके अंदर, और कुछ हो चाहे ना हो लेड होना चाहिए, पहली बात। और साथ में जो लेड के अलावा जो जो कंपाउंड है, जैसे मान लो लेड कार्बोनेट भी हो सकता है, लेड सल्फेट हो सकता है, लेड कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो वाटर सॉल्युबल होना चाहिए, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उन्हीं सॉल्ट्स के बीच होगी जो वाटर सॉल्युबल है। अब देखो PbSO4 में लेड तो है लेकिन सल्फेट जो है वो वाटर सॉल्युबल नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। NH4NO3 में ये वाटर सॉल्युबल है ये कंपाउंड, लेकिन इसमें लेड नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। इस K2SO4 इसमें भी लेड नहीं है। अब जो ये ऑप्शन है इसको देखो, लेड एसीटेट, एसीटेट कंपाउंड्स और वाटर सॉल्युबल, तो एसीटेट वाटर में सॉल्युबल है, तो यही इसका आंसर है। तो यानी कि अगर इस चीज में इस रिएक्शन को कराते समय ये नहीं है तो इससे भी काम चल जाएगा, तब भी लेड आयोडाइड बनेगा। बाद में दूसरा कंपाउंड बदल जाएगा लेकिन लेड आयोडाइड तब भी बनेगा, लेड और आयोडीन के बीच में कंपाउंड बनेगा, ये मेन बात है। तो ये रिएक्शन यही जानना चाह रही थी केवल, तो अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9, इसका ऑप्शन बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर, कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। बड़ा आसान है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वाटर से तो कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और कौन सा डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, तो इजी था। क्वेश्चन नंबर 10, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इज फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड, कह रहा है कि जब फूड जो खाने का फैट और ऑयल होता है, जब वो धीरे धीरे वो खराब होता है, उसमें अनप्लीजेंट स्मेल आती है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। इसमें खाने का क्या होता है, तो आपने पता होगा, इसको पढ़ा होगा, एक टर्म होता है रेंसिडिटी। तो इस टर्म को क्या बोलते हैं, दिस इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में क्या होता है कि खाने पीने की चीजों में जो ऑयल और फैट वगैरह जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। रेंसिडिटी इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन का ही एक टाइप है। क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है व्हेन SO2 गैस पास थ्रू सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ H2S, H2S है और SO2 है, क्या हुआ इस रिएक्शन में, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑकर, कह रहा है कौन सी रिएक्शन इसमें होगी। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हैं, हम डायरेक्ट इसको देखेंगे H2O प्लस 3S। इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। तो देखो रिएक्शन होती कैसे, पहले समझ लो। इसमें होता क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड की जब भी कोई रिएक्शन देखो जनरली जो हमारे जो 10 तक के सिलेबस में होती है, इसमें क्या होता है कि जब भी हाइड्रोजन सल्फाइड होता है ना तो इसका हाइड्रोजन निकल के अलग हो जाता है और बाद में
हाइड्रोजन सारा एक जगह हो जाएगा, मतलब सल्फर सल्फर सारा का सारा एक जगह हो जाएगा और बाकी जो चीजें हैं वो अलग हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन ये तीन ही एलिमेंट है, सल्फर एक जगह हो गया, बचा हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा, वाटर। अब पूछ रहा है कि अब यहाँ पर ये भी है कि रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, तो रिएक्शन बैलेंस कैसे होगी, अगर हम यहाँ पर 2 लिखें और यहाँ पर 2 लिखें और यहाँ पे लिखे 3, देख लो फिर सल्फर 2 और 1 3, 3 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4 है। तो यही है ऑप्शन 1, पहली रिएक्शन ही है। तो बस हमें पता होना चाहिए कि बनने क्या वाला है। तो मैंने बताया कि हाइड्रोजन सल्फाइड की कोई रिएक्शन दिखे या किसी के साथ में, तो जनरली ऐसा ही होता है कि सल्फर अकेला हो जाएगा, तो ये दोनों सल्फर एक साइड आ जाएंगे और बाकी सारी चीजें निकल के अलग वाटर के फॉर्म में फॉर्म हो जाएंगी। सो इट वॉज क्वेश्चन नंबर 11। 12 की बात करते हैं। विच इन्फॉर्मेशन इज नॉट कन्वेड बाई ए केमिकल इक्वेशन। कह रहा है कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या नहीं बताती। एक रिएक्शन बैलेंस होती है जहां पे नंबर ऑफ एटम इधर नंबर ऑफ एटम उधर बराबर होंगे, तो कह रहा है वो क्या नहीं बताती। नंबर 1 फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। देखो अगर रिएक्शन सही तरीके से लिखी गई है तो वो फिजिकल स्टेट बताएगी। सॉलिड के लिए S लिखा होगा, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G, इस तरह से लिखा होता है। तो जो स्टेट होती है किसी भी मैटर की वो एक केमिकल रिएक्शन बताती है। नंबर 2 सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन। जो रिएक्शन में सिंबल, जो भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल हैं उनके सिंबल बिल्कुल रिएक्शन से पता चलता है। ऑप्शन सी नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में कितने नंबर ऑफ एटम है, तो ये बात भी बताती है। रिएक्शन बैलेंस करते ही इसीलिए है ताकि दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम बराबर हो सके। ऑप्शन डी कह रहा है वेदर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज एक्चुअली फिजिबल और नॉट। चौथा बोल रहा है कि एक केमिकल रिएक्शन को देख के क्या ये पता लगेगा कि ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, ये नहीं पता चलेगा। कोई रिएक्शन पॉसिबल हो चाहे ना, मुझे बताओ अगर मैं एक रिएक्शन लिख दूं, मान लो आयरन सल्फेट प्लस कॉपर और आगे मैं लिख दूं कॉपर सल्फेट प्लस Fe, ये रिएक्शन है, बैलेंस है, सब कुछ ठीक है इसमें, लेकिन क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है हम इसे देख के बता सकते हैं, ये नहीं बता सकते। ठीक है, सिंबल्स पता चल जाते हैं, नंबर ऑफ एटम पता चल जाते हैं और स्टेट पता चल जाती है। अगर मान लो लिखा है एक्वस सॉलिड, इस तरह से एक्वस, ठीक है, लेकिन रिएक्शन फिजिबल है, फिजिबल मतलब पॉसिबल है या नहीं, ये बात हमको पता कभी नहीं चल सकती किसी केमिकल रिएक्शन को देखने मात्र से। इसके लिए हमें उस रिएक्शन के बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो यही इसका ऑप्शन है जो आंसर है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। वी डू नॉट प्रिडिक्ट वेदर अ रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट, ठीक है ना, ये एक रिएक्शन को देख के नहीं पता लगने वाला। क्वेश्चन नंबर 13 विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। कौन सी गैस यूज की जा सकती है फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, फूड मटेरियल की स्टोरेज के लिए। तो देखो फूड मटेरियल वगैरह जो खराब हो जाते हैं, जो चिप्स वगैरह आते हैं ना, चिप्स कुरकुरे फलाना ठिकाना, बहुत सारी चीजें आती हैं इस तरह की, तो इनको देखा होगा, चिप्स का पैकेट देखा होगा 5 रुपए वाला, पूरा ऐसा बड़ा सा होता है, पूरा हवा हवा भर के उसको बहुत बड़ा बना देते हैं और उसके अंदर जब उसे खोलोगे तो उसमें चिप्स तुम्हें इतनी सी मिलेगी और हवा इतनी भरी उसमें भर देंगे, लगेगा पता नहीं कितनी सारी चिप्स उसके अंदर रखी हुई है। तो वो यही है कि उसके अंदर जो एयर भरते हैं तो उसके अंदर ये नॉर्मल एयर तो नहीं भरते हैं, क्योंकि नॉर्मल एयर होगी तो फिर खराब हो जाएगा, ऑक्सीजन खराब कर देगा, ऑक्सीडेशन रेंसिडिटी हो जाएगी। तो उसके अंदर कुछ ऐसी गैस भरो जो बहुत ही कम रिएक्टिव हो, ना के बराबर। तो जनरली इसके लिए यूज करते हैं हीलियम और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी बहुत लो रिएक्टिव गैस है, बहुत कम रिएक्टिविटी है उसकी, तो हीलियम और नाइट्रोजन ही इसका आंसर है, वो काफी लो रिएक्टिव है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 A dilute ferrous sulfate solution was gradually added to the beaker containing acidified potassium permanganate. A dilute ferrous sulfate solution. अच्छा, क्वेश्चन ऐसे करने वाला नहीं है, ऐसे समझ में आ जाएगा। एक फेरस सल्फेट का सोल्यूशन है यानी FeSO4 ग्रीन कलर का, ग्रेजुअली वाज एडेड टू द बीकर ऑफ कंटेनिंग एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट। एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट जो सोल्यूशन होता है, क्या बोलते हैं, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। फिर कह रहा है द लाइट पर्पल कलर, उसका कलर पर्पल होता है, तो जो लाइट पर्पल कलर ऑफ द सोल्यूशन फेड्स अवे, तो कलर उसका चला जाता है। इस बात से क्या पता चलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। देखो बहुत सिंपल सी बात है, इसका मतलब ये है कि जो KMnO4 होता है, जो पोटेशियम पोटेशियम परमैंगनेट होता है, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसी वजह से ये चीजें होती हैं। तो ऑप्शन ए ही इसका आंसर है, जिसमें लिखा हुआ है KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पोटेशियम परमैंगनेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट ऑक्सीडाइज फेरस सल्फेट। तो कुल मिला के ये है कि देखो समझो, जब फेरस सल्फेट के सोल्यूशन में एसिडिफाइड KMnO4 मिलाया जाता है तो इसका जो पर्पल कलर है, ये पर्पल कलर का होता है, ये धीरे धीरे गायब होने लगता है। क्यों? इसलिए क्योंकि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये इसको ऑक्सीडाइज करता है और खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस। जब कोई चीज किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रही है तो वो खुद रिड्यूस हो रही है, दूसरे को रिड्यूस कर रही है तो खुद ऑक्सीडाइज होती है। ऐसे ही होता है, यही नियम है संसार का। क्लियर?
क्वेश्चन नंबर 15, कंसीडर रिएक्शन, एक रिएक्शन दी हुई है, लिख लेते हैं इसको फटाक से। P4 प्लस O2 P4 O10, ठीक है। आगे कह रहा है मोल्स ऑफ O2 नीडेड टू बैलेंस इक्वेशन विल बी, O2 के कितने मोल। तो देखो रिएक्शन को बैलेंस कर लो, पहली बात तो रिएक्शन बैलेंस नहीं है, जरा इसको देख लो क्या प्रॉब्लम है। P4 यहाँ तक ठीक है, यहाँ लिखा है O2, यहाँ लिखा है O10, तो यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा 5। अब बताओ इस रिएक्शन का मतलब क्या हुआ। कहने का मतलब ये है, इस रिएक्शन का पूरा मतलब ये हो गया कि 1 मोल P4 5 मोल ऑक्सीजन मिलके 1 मोल P4 O10 बनाते हैं। तो कितने मोल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी 5 मोल, तो आंसर है इसका सी 5 मोल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16, a white precipitate will obtained if we added common salt solution to, if we add common salt solution किसमें मिलाएंगे तो एक white precipitate बनेगा। BnO3 नहीं, AgNO3, हाँ AgNO3, ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे AgCl प्लस NaNO3, ये वाटर सॉल्युबल है। AgCl व्हाइट कलर का होगा, वाटर सॉल्युबल नहीं होगा। तो सिल्वर नाइट्रेट ही ऑप्शन है, क्योंकि बाकी सारे कंपाउंड वाटर सॉल्युबल हैं। एक मिनट, अगर BaNO3 लेते तो BaCl2 नहीं, वो भी वाटर सॉल्युबल है। तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी रूल का थोड़ा अंदाजा होना चाहिए। ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा, अगर सॉल्युबिलिटी रूल आपको पता है तो आराम से कर सकते हो इसको। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17, यू आर गिवन द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, एक केमिकल इक्वेशन दी हुई है। रॉक्स रिएक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कॉपर, यही रिएक्शन होगी। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम प्लस कॉपर ऑक्साइड, बाद में बना मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कॉपर। ये कह रहा है ये कैसी रिएक्शन है, देखो समझो कैसी रिएक्शन है। साफ साफ दिख रहा है कि एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है भाई। मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो मैग्नीशियम ने कॉपर को क्या बोलते हैं डिस्प्लेस करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया और कॉपर अलग हो गया। इट्स सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर दिख रहा है, इट्स सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे कह रहा है कि कौन सी रिएक्शन है, तो देखो ऑप्शन नंबर ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, गलत, डिकम्पोजिशन नहीं है। ऑप्शन बी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नहीं कॉम्बिनेशन भी नहीं है। ऑप्शन सी रिडॉक्स रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट है तो रिडॉक्स तो होगी। ये मैंने बताया था कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमेशा रिडॉक्स होती है, तो रिडॉक्स तो है। आगे कह रहा है रिडॉक्स रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये रिडॉक्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर ऑलवेज रिडॉक्स रिएक्शन। और डी में कह रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट, गलत है, तो ऑप्शन सी सही है। इससे अगला है, ये रिएक्शन बैलेंसिंग को लेकर एक क्वेश्चन है। रिएक्शन बैलेंस के बारे में बोला है, देख लेते हैं इसको। XPbNO3 का होल ट्वाइस को हीट किया गया है, बनाया है YPbO प्लस ZNO2 प्लस O2। पूछा है XYZ की वैल्यू। देखो रिएक्शन बैलेंस करने को, इस रिएक्शन को बैलेंस करो और उसके बाद XYZ की वैल्यू बता दो इसमें। देखो ये रिएक्शन बहुत कॉमन है, और रिएक्शन बैलेंसिंग छोटी मोटी चीज़ अब आपको आनी चाहिए। आप खुद इसको हिट एंड ट्रायल मेथड है, ट्राई कर करके ही होगा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर वैसे याद रखो 2 2 4, समझ गए ना। ये बहुत नॉर्मल सी एक कॉमन सी रिएक्शन है, ये बहुत ज़्यादा बार पूछे जाने वाली रिएक्शन है। तो मेरा मानना है कि इसके बारे में हमें पता होना ही चाहिए कि ये रिएक्शन क्या है। क्लियर। तो बैलेंसिंग के ऊपर क्वेश्चन था, कुछ खास ऐसा नहीं था इसके अंदर। बैलेंसिंग आती होगी आप लोगों को, छोटी मोटी ही चीज़ है वो तो। 19, द रिएक्शन ऑफ H2 गैस विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर। कह रहा है H2 गैस की रिएक्शन ऑक्सीजन गैस के साथ होती है वाटर बनाने के लिए। कैसी रिएक्शन है। ऑप्शन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, H2 प्लस O2 मिलके बन गया वाटर। ऑप्शन ए में कह रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बिल्कुल सही है, कॉम्बिनेशन है। अगला कह रहा है रिडॉक्स रिएक्शन, तो ये रिडॉक्स भी है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन भी है। कॉम्बिनेशन एलिमेंट का कॉम्बिनेशन रिडॉक्स होती है, ये भी सही है।
ऑप्शन सी एक्सोथर्मिक, आपको पता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, इसमें हीट रिलीज होती है, ये भी सही है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज ही हो सकता है, और क्या होगा? तो यानी कि ये कॉम्बिनेशन भी है, रिडॉक्स भी है और एक्सोथर्मिक भी है, तीनों नेचर है इसके। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, आयरन वाटर Fe3O4 प्लस H2। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इस रिएक्शन के बारे में करेक्ट है रिएक्शन में? ऑप्शन ए कह रहा है आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, पहले ऑक्सीजन नहीं था बाद में ऑक्सीजन आ गया, तो स्टेटमेंट ए तो करेक्ट है, ऑक्सीडाइज तो हो रहा है। दूसरा वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, अगर आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वाटर जाहिर है रिड्यूस हो रहा होगा, ये रिडक्शन, इसका रिडक्शन ही हुआ होगा, ये रिड्यूस हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। और तीसरा कह रहा है वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, कह रहा है कि वाटर जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। देखो वाटर का रिडक्शन हुआ है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये गलत है। और तीसरा कह रहा है, चौथा कह रहा है वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सही है, तो सी तो गलत है, डी ठीक है। यानी कि इसका आंसर होना चाहिए फर्स्ट ए बी एंड डी, तो ऑप्शन नंबर सी है वो ए बी एंड डी बता रहा है। ठीक है, तो ये भी एक आसान क्वेश्चन था, इस तरह से किया जा सकता था। तो ये पूरे चैप्टर के ऊपर कुछ क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे, हमने इसको डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है कुछ क्लैरिटी जरूर आई होगी आप लोगों के अंदर इससे। ठीक है, तो इसके बाद इसी के साथ समाप्त होता है। बाकी जो चीजें हैं उसकी प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। बैलेंसिंग का कोई तरीका नहीं है ऐसा कि उसको बता दो और झटके में एक बार में सीख लिया जाए। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू अचीव, ऐसी ही कहानी है। ठीक है, तो इसी के साथ लेक्चर समाप्त होता है। मिलते हैं आगे के लेक्चर में आगे की बात करने के लिए। बाय।